आज हम बात करने लगे हैं एक ऐसे मसले के बारे में जो प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन है, लेकिन ज़्यादातर ख़वातीन इस बात से कंफ्यूज रहती हैं कि ये एक्चुअल में कोई मसला है या वो खुद इसको फील कर रही हैं और आया उन्हें अपने डॉक्टर से इसको डिस्कस करना चाहिए, इसका कोई हल एग्जिस्ट करता है कि नहीं। हम बात करने जा रहे हैं प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन की। प्रेगनेंसी में जो कब्ज़ की शिकायत होती है उसके बारे में आज हम बात करेंगे, इसकी क्या वजूहात हैं और अगर इससे ट्रीट ना किया जाए तो उसके क्या नुकसान हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़हरा वसी शमसी है और हमारा आज का टॉपिक है प्रेगनेंसी में कब्ज़ की शिकायत या कॉन्स्टिपेशन इन प्रेगनेंसी। सबसे पहले तो हमने इस बात को समझना है कि आया ये वाकई ही एक जेन्युइन कंप्लेन है या एक पेशेंट की फीलिंग है कि उसे प्रेगनेंसी में कब्ज़ की शिकायत ज़्यादा रहती है। अगर हम इसके मुतालिक बात करें तो ये बिल्कुल एक जेन्युइन कंप्लेन है। अगर कोई पेशेंट ये कहता है कि उसे प्रेगनेंसी में कब्ज़ की शिकायत ज़्यादा है, उसे पखाना प्रॉपर्ली नहीं आता या फिर वो फ्लैटस प्रॉपर्ली पास नहीं कर सकता और उसे पेट में अकड़ाव महसूस होता है, जिसकी वजह से वो एक डिस्कम्फर्ट की स्टेट में खुद को फील करता है, एक तनाव का शिकार रहता है, तो ये बिल्कुल एक जेन्युइन कंप्लेन है। अब इसकी वजह क्या है? इसकी बेसिकली वजह है प्रेगनेंसी में होने वाली हार्मोनल चेंजेस। प्रेगनेंसी में एक हार्मोन है जिसे हम कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन एक हेल्दी नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़रूरी है और एक हेल्दी नॉर्मल प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन कॉन्टिन्यूसली आपकी बॉडी में निकलता है, कॉन्टिन्यूस इसकी सिक्रीशन होती है। अब प्रोजेस्टेरॉन के बॉडी के डिफरेंट जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं, जो अज़ा है, उन पे डिफरेंट इसका एक्शन है। प्रोजेस्टेरॉन का अगर हम अपनी आंतों पे या गट पे इफेक्ट की बात करें तो ये गट की, हमारी आंतों की जो उनकी जो हरकत है, उनकी जो मोटिलिटी है, उसको स्लो डाउन कर देता है। ये एक इसका नेचुरल इफेक्ट है हमारी गट के ऊपर। अब जब हमारी गट की मूवमेंट स्लो हो जाती हैं तो उसके नतीजे में जो स्टेट क्रिएट होती है वो है कॉन्स्टिपेशन, जिसमें पेशेंट कहते हैं कि हमें सही से पखाना नहीं आता और हमें पेट में खिंचाव की और एक तनाव की कंडीशन महसूस होती है। और अगर कोई पेशेंट ऑलरेडी इस चीज़ का शिकार है, जैसे उसे प्रेगनेंसी से पहले कॉन्स्टिपेशन है और या बवासीर का उसको मसला है, तो ये उसके मसाइल एग्जैजरेट हो जाते हैं, ये मजीद बढ़ जाते हैं। इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी कि एक कभी कभी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पेशेंट वॉशरूम यूज़ करते हैं लेकिन उन्हें एक प्रॉपर फीलिंग नहीं आती, एक सेंस ऑफ इवैक्यूएशन उनकी प्रॉपर नहीं होती। वो इस तरह महसूस करते हैं कि वॉशरूम यूज़ करने के बाद भी अभी उनका पेट सही से खाली नहीं हुआ और अभी वो प्रॉपरली उनका तनाव रिलीज नहीं हुआ, उनका वो जो टेंस एक फीलिंग है उनकी, वो प्रॉपरली ठीक नहीं हुई। तो ये भी कॉन्स्टिपेशन की एक डेफिनेशन है या एक फॉर्म है। अब ये तो हमने बात की कि कॉन्स्टिपेशन होती क्यों है प्रेगनेंसी में। अब हम बात करते हैं कि हमने इसका करना क्या और अगर हम इसे ट्रीट नहीं करेंगे तो उसका नुकसान क्या है। इस बारे में बहुत कम लोगों को अवेयरनेस है कि अगर हम इसे प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं करेंगे तो ये आपके लिए कितनी डेंजरस साबित हो सकती है। तो अब पहले हम बात करेंगे कि हमने इसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है। अब अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें, सबसे पहली चीजें कंजर्वेटिव मेजर्स। कंजर्वेटिव मेजर्स हम उन चीजों को कहते हैं कि बगैर मेडिसिन या बगैर दवाई के इस्तेमाल के हम किसी चीज को किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले आती है हमारी वाटर इनटेक। प्रेगनेंसी में वैसे भी आपको वाटर इनटेक का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि बच्चे का जो पानी है वो डायरेक्टली आपकी वाटर इनटेक से लिंक्ड है। अगर मदर अपनी वाटर इनटेक पे फोकस नहीं करेगी, पानी कम पिएगी, तो बच्चे का पानी भी ऑटोमेटिकली साथ वो लिंक्ड है, वो भी कम होगा और इसमें साथ ही इसको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी रहेगी। सबसे पहले आपने अपने हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन रखना है। दिन में आपने कम अज कम 10 से 12 ग्लास पानी लाजमी पीना है और अगर मौसम शदीद है, आपको पसीने का इशू ज़्यादा है, किचन में आप काम करते हैं, डिहाइड्रेशन ज़्यादा है या बाहर जाते हैं, तो आपने इसकी मिकदार को अपनी रूटीन के मुताबिक बढ़ा देना है। सेकेंडली इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है फाइबर इनटेक। अच्छा, फाइबर इनटेक में एक बड़ी अच्छी बात है कि फाइबर किन चीज़ों में होता है? सब्जियां, फल, सलाद और फ्रूट। अब इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें जूसेस का इस्तेमाल करना चाहिए या फ्रूट्स का। इसके बारे में एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, तो इसके बारे में भी अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स में मेंशन करें, इस पर भी हम एक डिटेल वीडियो आपके लिए बनाएंगे। अगर इन शॉर्ट में बात करूं तो फ्रूट्स आर मच बेटर देन जूसेस। जूसेस के बहुत सारे नुकसान आते हैं, अगेन आप मेंशन करें, मैं उसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगी। आपने फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है, पूरा एक फल खाना है जिसके अंदर आपको उसके मिनरल्स भी मिलेंगे, विटामिन्स भी मिलेंगे, एनर्जी भी मिलेगी और फाइबर भी मिलेगा और वही फाइबर आपकी कब्ज को ठीक करने में आपकी हेल्प करेगा। साथ आपने हर खाने से पहले एक प्लेट भर के सलाद की लाजमी लेनी है, ये फाइबर आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाएगा। अच्छा, उसके बाद आती है वॉक।
प्रेगनेंसी में वॉक बहुत मस्ट है, इसके आपके लिए बेतहाशा फ़वायद हैं। आपके बच्चे की ग्रोथ पे इसका बहुत अच्छा असर आता है, और आपके लिए अगर बात करें तो ये आपको कब्ज से और एसिडिटी, जो मैदे में जलन और तेजाबियत है, उससे बचाता है। और साथ ही आपकी कब्ज की शिकायत, आपकी आंतें मोशन में रहती हैं, आपकी गट की मोटिलिटी ठीक रहती है, और आप कब्ज जैसे मसले का शिकार होने से बचे रहते हैं। अब आपने वॉक कैसे करनी है? आपने हर खाने के बाद 25 से 30 मिनट की वॉक करनी है। जिस स्पेस पे, जिस स्पीड पे आप इजीली उसको बियर कर सकते हैं, आप उस स्पीड पे वॉक करें। ये तो वो सारे के सारे कंजर्वेटिव मेजर्स हैं जिनका हमने जिक्र किया। अब अगर इनके इस्तेमाल से आपकी कब्ज नहीं ठीक हो रही, नेक्स्ट आपने क्या करना है? आप इसबगोल का छिलका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये बहुत एक क्वेश्चन आता है कि इसबगोल का छिलका हम किस चीज़ में इस्तेमाल करें, तो आप किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें आप उसको बेहतर फील करें। आप दूध में, दही में, इवन आप सादा पानी के साथ भी इसबगोल का छिलका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके इस्तेमाल से कब्ज आपकी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। अब अगर आप ये सारे तरीके कर चुके हैं, लेकिन कोई भी तरीका, कोई भी कंजर्वेटिव मेजर आपके लिए काम नहीं कर रहा, तो क्या आपको मेडिसिन लेनी चाहिए कि नहीं? तो इसका जवाब है, आपको डेफिनेटली मेडिसिन लेनी चाहिए। और लेकिन जो मेडिसिन है, कब्ज के जो भी सिरप्स हैं, उनकी डिफरेंट वेराइटी है, उनके डिफरेंट फॉर्म्स हैं। कुछ बल्किंग एजेंट्स होते हैं, कुछ सॉफ्टनिंग एजेंट्स होते हैं, और कुछ स्टिमुलेंट्स होते हैं। ये आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आप जो सिरप लेना चाह रहे हैं वो किस वेराइटी का है। इसमें सिर्फ एक चीज़ है, जो स्टिमुलेंट्स हैं वो आपने अवॉइड करने हैं, क्योंकि स्टिमुलेंट्स के इस्तेमाल से आपको वक्त से पहले दर्दें लग सकती हैं। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि आप अपने सर्टिफाइड डॉक्टर से अपना सिरप या कब्ज की मेडिसिन लिखवाएं, ताकि वो देख के या आपको बल्किंग एजेंट्स दें या आपको ऑस्मोटिक लेग्जेटिव्स दें, आपको वो स्टिमुलेंट्स ना दें। और अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करते, उसका क्या नुकसान है? अगर आप अपनी कब्ज को ट्रीट नहीं करते, तो जो आपके पेल्विक फ्लोर के मसल्स हैं, पेल्विक फ्लोर के मसल्स, हम उन मसल्स को कहते हैं जिन्होंने आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जो अज़ा हैं, आपका मसाना है, आपका रहम है, आपके ओवरियां हैं, अंडेदानियां हैं, ट्यूब्स हैं, उनको अपनी जगह पे रखा हुआ है पेल्विक फ्लोर के मसल्स। जब आप शदीद कब्ज का शिकार हैं और आप उसको ट्रीट नहीं कर रहे, तो पेल्विक फ्लोर के मसल्स की नर्व सप्लाई डैमेज हो जाती है, और ये जो नर्व सप्लाई डैमेज होती है, उससे पेल्विक फ्लोर के मसल्स लूज हो जाते हैं, और उसके बाद आपको उसके नतीजे में बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें आपके पेल्विक फ्लो डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें आपको पेशाब की शिकायत हो सकती है, आपको प्रोलैप्स की शिकायत हो सकती है। ये बिल्कुल एक अलग टॉपिक है। अगर आपको इस पर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप बताएं, मेंशन करें, मैं इस पर भी आपके लिए एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी। लेकिन ये एक बहुत सीरियस मसला है। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो जाती है, छींक के साथ पेशाब आपका खारिज होने लग जाता है, या आपका जिस्म ढलक के अपनी जगह से नीचे आ जाता है। इन सबको हम कहते हैं पेल्विक फ्लोर मसल डिसऑर्डर्स। और ये इसकी वजह क्या है? आपकी पेल्विक फ्लोर की नर्व सप्लाई डैमेज होना, जिसकी वजह क्या है? आपकी लंबी चलती हुई क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। तो इस मसले को सीरियस लें, इसे बिल्कुल इग्नोर ना करें। अगर आपको शिकायत है तो जो सारे मैंने आपको जो एक तरतीब से सब समझाए हैं तरीके, आप उन पर अमल करें। और अगर आपको फिर भी इसमें मसला है, आप अपने डॉक्टर से रजू करें, उनसे आप इसके बारे में प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। और अगर हमारी मदद की ज़रूरत है तो नीचे मेंशन करें, हम ज़रूर जो भी आप क्वेश्चन करेंगे उसका आंसर देंगे। थैंक यू सो मच।